नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं मंजीत ठाकुर यहाँ आपको सुना रहा हूँ कृष्णचंद्र का लिखा महान उपन्यास एक गधे की आत्मकथा। आज सुनिए इसका 16वां एपिसोड, जिसका शीर्षक है जाना गधे का अकादमी की सभा में और सुनना गुणकली का और स्वयं सुनाना एक पक्का गाना और पकड़े जाना वहां पर और रस्सी से बांध कर ले जाना मिल रूपवती का उसको। चूंकि ये कला संबंधी तीनों अकादमियों की संयुक्त सभा थी, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसे पक्के गाने में दिलचस्पी थी या नहीं थी, गुणकली सुनने में पूर्ण रूप से निमग्न हो गया। गुणकली 1.5 घंटे तक जारी रही। इस बीच में धीरे धीरे घास खाता रहा। तन्मयता ऐसी थी कि कभी कभी मुझे यह अनुभव होने लगता कि मैं गुणकली खा रहा हूं और घास सुन रहा हूं। बहुत से लेखक कुर्सियों पर सिर टिकाए टिकाए सो गए थे। अब्बू अदीब 3 ताल के खर्राटे ले रहे थे। कला केंद्र के कुछ कलाकार उकताकर गुणकली गाने वाले उस्ताद कृष्णदास देशपांडे के कार्टून बना रहे थे। हालांकि जो स्वयं कार्टून हो, उसका कार्टून बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। उस्ताद कृष्णदास देशपांडे का घराना पिछले 150 वर्ष से गुणकली के आलाप का विशारद समझा जाता था। पिछले 150 वर्ष से उस घराने ने केवल इसी राग का अभ्यास किया था। अन्य सब राग रागिनियां छोड़ दी थी और शायद इसलिए गुणकली में ऐसी प्रवीणता प्राप्त की थी कि 1.5 घंटा गुणकली सुनने के बाद फूलों को भी नींद आने लगती थी और वो बोर होकर अपनी पत्तियां बंद करके फूल से कली बन जाते थे। क्लासिकल संगीत विद्या का यह चमत्कार आज भी उस्ताद कृष्णदास देशपांडे के घराने में देखा जा सकता है। गुणकली के बाद 15 मिनट का विराम दिया गया। यदि नहीं दिया जाता तो बहुत से संगीत प्रेमियों के हार्ट फेल हो जाने का भय था। इस विराम के दौरान सुनने वालों को चाय पिलाई गई और सुनाने वालों के फेफड़ों में ऑक्सीजन भरी गई, क्योंकि क्लासिकल संगीत की एक विशेषता यह भी है कि इसे 1.5-2 घंटे गाने के बाद तुरंत ऑक्सीजन की आवश्यकता महसूस होती है। मैंने एक संगीतकार से पूछा, मैंने सुना है कि क्लासिकल संगीत में कई राग ऐसे हैं जिनका आलाप पूरा होते होते 3-4 घंटे लग जाते हैं। 3 घंटे? संगीतकार ने खफा होकर कहा। अजी महाशय, इस विराम के बाद आपको उस्ताद रघीब अली खां गंधर्व मात्रा मियां की मल्हार सुनाएंगे, जो कम से कम 6 घंटे का प्रोग्राम है। आज उस्ताद पूरी तरह तैयार होकर आए हैं। मैंने कहा, आप भी तो ऐसे अफसरों के लिए उनकी कब्र खोद कर तैयार रखते होंगे। क्या मतलब? मैंने कहा, अगर मुझे गणित का एक ही प्रश्न 2 लाख बार हल करने को दिया जाए तो इस बीच में किसी न किसी दुर्घटना का हो जाना अति आवश्यक है। संभव है मैं पागल हो जाऊं, किसी के बाल नोच लूं, आपका गला काट डालूं। संगीतकार ने मुझे समझाते हुए कहा, क्लासिकल संगीत में ऐसा नहीं होता। हां, अधिक से अधिक गाने वाला बेहोश हो जाता है। इससे अधिक आज तक कुछ नहीं हुआ। संभव है किसी सुनने वाले ने घर जाकर आत्महत्या कर ली हो, लेकिन हमारी अकादमी के पास इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है, इसलिए पूरे विश्वास से हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने कहा, मैंने तो यही सुना है कि जब से आपने और ऑल इंडिया रेडियो ने क्लासिकल संगीत को प्रोत्साहन देना आरंभ किया है, देश में पागलों और आत्महत्या करने वालों की संख्या बढ़ गई है। मालूम होता है। दूसरे संगीतकार ने, जो हमारी बातें सुन रहा था, मेरी ओर देखकर कहा, आपको भारतीय क्लासिकल संगीत से बैर है। क्लासिकल संगीत को मैं बहुत पसंद करता हूं, मैंने दूसरे संगीतकार से कहा, मगर संतुलन के साथ। जिस क्लासिकल संगीत के प्रसार के लिए आप प्रयत्नशील हैं, उसमें से संगीत तो बिल्कुल निकल जाता है, केवल गणित विद्या बाकी रह जाती है। आप नहीं जानते, दूसरे संगीतकार ने क्रुद्ध होकर कहा, हमारा भारतीय संगीत संसार का सबसे प्राचीन संगीत है। पिछले 3000 वर्ष में इस संगीत का एक सुर नहीं बदला है। राग का जो सुर आज से 3000 वर्ष पहले था, वही आज भी है। मैंने कहा, इसमें गौरव की क्या बात है? हमारे अपने वंश में जब से संसार बना है, हमारे घराने के संगीत का एक भी सुर नहीं बदला। एक गधा आज से 1 लाख वर्ष पहले जिस तरह गाता था, आज भी उसी तरह गाता है। क्या मजाल जो कहीं एक सुर का फर्क रह जाए। कहिए तो अभी गाकर सुनाओ। पहले संगीतकार ने घूर कर मेरी ओर देखा, मगर चुप रहा। मैंने कहा, कभी नहीं बदलना, कभी किसी से नहीं सीखना, अपने ढर्रे में कभी कोई परिवर्तन नहीं करना कोई विशेष गुण तो है नहीं। जीवन के अन्य विभागों की तरह कला में भी परिवर्तन होते रहे तो अच्छा है। और यह कहना कि भारतीय संगीत ने बाहर से कोई प्रभाव स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल गलत है। जिस प्रकार भारतीय संगीत भारत से बाहर गया है, उसी प्रकार अरबी और यूरोपीय संगीत बाहर से यहां आया है। उसने भारतीय संगीत से मिलकर
जीवन का नया संगीत उत्पन्न किया है जो निसंदेह पहले से अधिक मनमोहक है। आप बाहर के प्रभावों को अपने संगीत में से क्यों निकाल फेंकना चाहते हैं? ये प्रतिक्रियावाद आपको क्यों पसंद है? हम अपने देश की संस्कृति में विदेशी तत्वों को क्यों घुसा रहने दें? हर देश की कला तथा संस्कृति का अपना एक स्वभाव होता है। वो निसंदेह राष्ट्रीय होता है, लेकिन उसमें से जो बाहर के तत्व आकर इस प्रकार घुल मिल गए हों कि अपनी राष्ट्रीय संस्कृति तथा उसके स्वभाव का अंग बन गए हों, उन्हें चुन चुन कर इस प्रकार निकाल फेंकना, जिस प्रकार आजकल भाषा में से बहुत से विदेशी शब्द निकाले जा रहे हैं, महामूर्खता है। मैं क्लासिकल संगीत के विरुद्ध नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि आप लोक संगीत की भी उन्नति करें और फिल्म संगीत में यूरोपीय और अरबी संगीत को जो समूह कर जो नए संगीत का निर्माण किया जा रहा है उसकी ओर भी ध्यान दें। उसकी त्रुटियों पर नजर रखें, लेकिन उसकी अच्छाइयों की प्रशंसा भी करें। आश्चर्य है कि हमारा लोक संगीत और फिल्म संगीत भारत की पूरी जनता और भारत से बाहर पूरे एशिया और अफ्रीका बल्कि यूरोप में भी प्रसिद्ध हो रहा है, लेकिन यहाँ की संगीत अकादमी सांप किसी कुंडली बनाए उसी प्रकार क्लासिकल संगीत के ऊपर बैठी है। क्या आप अपनी केचुली कभी नहीं उतारिएगा? और फिर आप ये क्या करते हैं? यह तो आप क्लासिकल संगीत का प्रोपेगेंडा करते हैं, भारत भर में जनता की अभिरुचि को ऊंचा करना चाहते हैं, लेकिन जब कोई शो करते हैं तो उसमें बड़े बड़े उस्तादों को बुलाते हैं तो टिकट का दाम 100 रुपया रखते हैं। क्या आपका ख्याल यह है कि ऊंचा टिकट रखने से जनता की अभिरुचि ऊंची हो जाएगी? महाशय, आप 50,000 के जन समुदाय में हमारे प्रसिद्ध उस्तादों को नहीं सुनवा सकते जो हमारा राष्ट्रीय धन है। अगर आप संगीत के भंडारों से भारतीय जनता को लाभान्वित नहीं कर सकते तो उसे केवल सप्रू हाउस तक, ऊपर के वर्ग के कुछ व्यक्तियों तक सीमित करना चाहते हैं, तो फिर मैं कहूंगा कि इस देश को ऐसी किसी संगीत अकादमी की जरूरत नहीं है और उसे जनता के खजाने से एक पाई तक नहीं मिलनी चाहिए। गुस्से से मेरी पूंछ खड़ी हो गई थी। उधर उस्ताद रगीब अली खां गंधर्व मात्रा का आग्रह था कि जब तक ये गधा सभा में मौजूद है वो मियाँ की मल्हार नहीं गाएंगे। विवश होकर कला केंद्र के माननीय सदस्य मिस्टर मम चंद्रे मेरे पास आए और बड़े विनम्र स्वर में मुझसे बोले कि हमारी प्रदर्शनी को तो आपने देखा ही नहीं। भारतीय चित्रकारों के बहुत से नए नए चित्र आए हैं। अभी परसों ही इस प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ है। जरा चलकर आप भी उसे देख लीजिए और अपनी बहुमूल्य राय दीजिए। श्री मम चंद्रे ने पूरे 5 वर्ष तक पेरिस में रहकर भारतीय चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की है। उनके एक चित्र कांटे ही कांटे पर इस प्रदर्शनी के जज ने दूसरा पुरस्कार दिया है। वे सबसे पहले मुझे अपने उसी चित्र को दिखाने ले गए। ये चित्र एक बहुत बड़े कैनवस पर था। एक नग्न स्त्री के पीठ का चित्र था जो गर्दन मोड़े अपने पांव से कांटा निकाल रही थी। मैंने पूछा, स्त्री को नंगा दिखाना क्यों आवश्यक था? स्त्री अगर बाथरूम में न हो तो उसे कांटा प्राय उसी समय चुभता है जब वो कोई लिबास पहने हुए हो। चंद्र ने कहा, आप चित्र को समझे नहीं। देखने में ये कांटा ऐसी स्त्री के चुभ रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। फिर क्या है? मैंने पूछा। कांटा नहीं, स्त्री इस कांटे को चुभ रही है। मामा चंद्र ने बड़े गौरव से मुझे समझाया। अच्छा, कांटा इस स्त्री को नहीं चुभ रहा है, स्त्री इस कांटे को चुभ रही है। वाह, क्या कहने हैं। यह रहस्य अब मेरी समझ में आया। देखिए ना, मैं भी कितना बड़ा गधा हूं, मॉडर्न कला को अभी तक नहीं समझ पाया। पूरी प्रदर्शनी देख लीजिए, मामा चंद्र सहानुभूति प्रकट करते हुए बोले। फिर कुछ न कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये काल्पनिक कला का अद्भुत उदाहरण। इसे मिस्टर गर्फिश ग्रामी ने भेजा है। त्रिकोणों चतुष्कोणों में घिरी हुई कहीं कहीं एक स्त्री की झलक नजर आ जाती थी। बाहों के स्थान पर वायलिन बनी हुई थी। गर्दन के स्थान पर सितार के तार खिंचे हुए थे। जहां स्त्री का धड़ होता है वहां तानपुरा बनाया गया था। कंठ के बाहर एक हथौड़ा लटका हुआ था। मैंने पूछा, ये क्या है? वे बोले, ये रोशन आरा का चित्र है। मैंने कहा, और वो महान संगीतकार इस चित्र को देखने के बाद भी जीवित है? चंद्र बोले, इस चित्र को अभी तक केवल उसके पति ने देखा है, लेकिन जब से देखा है जेब में पिस्तौल डाले आर्टिस्ट को ढूंढ रहा है। और वो आर्टिस्ट कहाँ है मिस्टर गर्फिश ग्रामी? पाकिस्तान भाग गया है। चलो अच्छा हुआ, नहीं तो यहां किसी ने किसी का खून हो गया होता, यानी या तो आर्ट का या आर्टिस्ट का। मैंने उस चित्र को ध्यानपूर्वक देखा क्योंकि मैं रोशन आरा बेगम को कई बार देख चुका था। कहीं से भी कोई तालमेल दिखाई नहीं दिया। आखिर हार कर मैंने कंठ से बाहर निकले हुए हथौड़े की ओर संकेत करते हुए कहा, इसका क्या मतलब है? वे बोले, इसका मतलब यह है कि गायक का हर सुर अपने स्थान पर हथौड़े की तरह मजबूत है। वाह वाह, क्या प्रतीकात्मकता उत्पन्न की है। मैंने प्रशंसा की और रुक रुक कर मामा चंद्र से पूछा कि ये मिस्टर गर्फिश ग्रामी ने इतनी शिक्षा कहां से प्राप्त की है? पेरिस में 8 वर्ष तक ईरानी चित्रकला सीख कर आए हैं। बहुत खूब, आगे चलिए।
आगे एक खिड़की आती थी। खिड़की में से उस्ताद रगीब अली खां की आवाज साफ गूंज रही थी, घन घन गरज गरज घन घन गरज। खिड़की से आगे एक बहुत बड़े कैनवस पर 3 मछलियों के चित्र थे। एक मछली सीधी खड़ी थी, दूसरी पहली मछली के पेट में घुसी हुई थी, तीसरी मछली दूसरी मछली के पेट में नजर आती थी। चित्र के नीचे लिखा था ब्रह्मांड, चित्रकार बकलोल। मैंने पूछा बकलोल कौन है? चंद्र ने कहा बंबई के प्रसिद्ध कलाकार हैं, वो केवल मछलियों के चित्र बनाते हैं। ऐसा क्यों? एक बार इनकी प्रेमिका को शार्क मछली ने खा लिया था, बस उसी दिन से ये केवल मछलियों के चित्र बनाते हैं। मैंने कहा मगर इनकी चित्र में प्रेमिका तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे ध्यान से देखिए, वो मछली के पेट में है। हर चित्र में इनकी प्रेमिका अवश्य होती है। कभी वो मछली के पेट में होती है, कभी उसकी आंखों में, कभी उसके पैरों में, कहीं ना कहीं अवश्य होती है। ये उनके आर्ट का कमाल है। मगर मैंने भी उस चित्र को ध्यान से देखते हुए कहा, मुझे इस चित्र में वो कहीं नजर नहीं आ रही है। चंद्र ने फिर चित्र की ओर ध्यान से देखा, आखिर निराश सा होकर बोला, मालूम होता है वो पच चुकी है। बड़ी सुकुमार प्रेमिका थी, कब तक मछली के पेट में रहती, वो भी शार्क मछली के पेट में, बेचारी पच गई। मोहम्मद चंद्र ने रुमाल से अपनी आंख के कोने से एक आंसू पोंछा। इस चित्र पर भी पुरस्कार का कार्ड लटक रहा है। मैंने चंद्र को दिखाते हुए कहा, मगर क्षमा कीजिए, इन मछलियों से अच्छी मछलियां तो हमारे 12 बंकी में 4 वर्ष का बच्चा भी बना लेता है, फिर इसे क्यों पुरस्कार मिला जबकि प्रेमिका भी गायब है? चंद्र ने माथे पर बल डालकर कहा, मालूम नहीं, यहां तो मैं भी आपसे सहमत हूं, मगर बात वास्तव में यही हुई कि जब प्रदर्शनी के जज निरीक्षण करते हुए इस स्थान पर पहुंचे तो लंच का समय हो चुका था। उन्हें सख्त भूख लग रही थी। एकाएक सामने ये चित्र आ गया। चित्र क्या आ गया, मानो मछलियों की प्लेट सामने आ गई। मैंने बढ़ावा देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। और उन्होंने शायद अपनी भूख से विवश होकर इस चित्र पर 500 रुपए का पुरस्कार दे दिया। चंद्र ने बड़ी उदासीनता से कहा, चलिए आगे बढ़िए, बड़े बड़े लोगों से भी भूल हो जाती है। मैं आगे बढ़ना ही वाला था कि एकाएक मेरे कानों में आवाज आई, आगे कहाँ जा रहे हो? और फिर उस क्षण किसी ने एक मजबूत रस्सी मेरी गर्दन में डाल दी। मैं मुड़कर रोष प्रकट करने ही वाला था कि देखा मिस रूपवती है। रस्सी को मेरी गर्दन में डालकर और फिर अपनी ओर खींचते हुए बोली, बड़े मुश्किल से काबू में आए हो, अब सीधे सीधे घर चलो। मैं कुछ कहने ही वाला था कि उधर दूसरी ओर से किसी और व्यक्ति ने भी मेरी गर्दन में रस्सी डाल दी और मुझे अपनी ओर खींचते हुए बोला, इसके पास कहाँ जाओगे, तुम तो मेरे गधे हो। मैंने मुड़कर देखा, दूसरी रस्सी कमला की थी। वो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। रूपवती अपनी ओर, कमला अपनी ओर। रूपवती बोली, छिनाल छोड़ इसे, ये मेरा गधा है। कमली बोली, अरे हट कमबख्त, देखती नहीं ये मेरा गधा है। दोनों लड़कियां जोर लगाकर मुझे अपनी अपनी ओर घसीटने लगी। मैं दुलत्तियां झाड़ने लगा, अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न करने लगा। इस प्रयत्न में बहुत से चित्र, मॉडर्न आर्ट की कलाकृतियां दीवारों से टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगी। कैनवस मेरी दुलत्तियों के बीच में से फट गया। एक कैनवस दूसरे पर जा गिरा। एकाएक मुझे मछलियों के पेट में रोशन आरा बेगम नजर आई और उसके कंठ का हथौड़ा बार बार गर्दन पर पड़ने लगा। मैंने चीख चीख कर पूरी प्रदर्शनी सिर पर उठा ली। इतने में पुलिस के बहुत से सिपाही भी अंदर आ गए। सेठ मनसुखलाल भी कहीं से हाफते हुए आ गए। संयोग से इसी समय रूपवती और कमला दोनों ने मुझे छोड़ दिया और आपस में गुत्थम गुत्था हो गई थी और एक दूसरे के बाल नोच नोच कर एक दूसरे के आशिकों को गालियां दे रही थी। इस लड़ाई में मुझे कम से कम उनके 2 दर्जन आशिकों का पता चल गया। सेठ मनसुखलाल ने भीतर आते ही पहले तो मेरी रस्सी काबू में की और 2 पुलिस वालों को मेरे दाएं बाएं रखा। फिर दूसरे पुलिस वालों की सहायता से उसने रूपवती को कमला की पकड़ से छुड़ाया, जो इस समय उसके बाल खसूट कर उसे नीचे गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठी थी। बड़ी मुश्किल से उसने उन दोनों को अलग किया और मिस कमला को, जो अब बुरी तरह रो रही थी, एक ब्यूक में बिठाकर उसके घर पहुंचाया गया और फिर मिस रूपवती और सेठ मनसुखलाल मुझे रस्सी से पकड़े पुलिस वालों की रक्षा में अपने घर की ओर ले चले। अब हम इस किताब के आखिर की ओर पहुंच गए हैं। अगला एपिसोड होगा 17वां, लाया जाना गधे का वापस सेठ मनसुखलाल की कोठी पर और लड़ाई करना मिस रूपवती का उससे और प्रकट होना गुप्त भेदों का। क्या गुप्त भेद प्रकट होने वाले हैं गधे के, मनसुखलाल के, मिस रूपवती के, सुनिएगा अगले एपिसोड में। तब तक दीजिए नमस्कार। हम अच्छे साहित्य को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कमेंट करके अपने दोस्तों में ये लिंक बांट कर हमारा उत्साह बढ़ाइए। नमस्कार।